हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स फाउंडेशन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा हम क्लास 10th फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पार्ट को स्टडी कर रहे थे और हमने इसके 3 पार्ट्स को स्टडी कर लिया। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे तीनों पार्ट, जिसमें हमने चार्ज, करंट और पोटेंशियल और ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था। ओम्स लॉ के ड्यूरेशन में हमने एक नई क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस। आज हम उसी रेजिस्टेंस की इम्पोर्टेंस और उसके कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आखिर रेजिस्टेंस होते क्या? सर्किट में मैंने आपको बताया था कि जिगजैग पाथ के फॉर्म में हम रेजिस्टेंस को शो कराते हैं, लेकिन डेली लाइफ में रेजिस्टेंस क्या है? तो डेली लाइफ में देखें तो अगर आपने कभी अप्लायंसेस को ध्यान से देखा होगा तो अप्लायंसेस वायर के बीच में कनेक्टिविटी लेते हैं। यानी एक वायर आपके मेन सप्लाई से जुड़ा होगा जो हमारा प्लग कहलाता है। इतने सारे हमारे सामने अप्लायंसेस दिख रहे हैं, ये हैं लोड, यानी करंट इसी रेजिस्टेंस से होके गुजरेगा। ये उसका रास्ता रोकने का काम करेंगे और तभी ये अप्लायंस काम करते हैं। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, प्रैक्टिकली हमारे जितने अप्लायंसेस हैं वो रेजिस्टेंस ही हैं, और इसको हम नॉर्मल या डेली लाइफ में लोड के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं लोड, और रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकली प्योर रेजिस्टेंस की बात करें जो किसी सर्किट में कंट्रोल करता है करंट के फ्लो को, तो वो हमारे लिए यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर कनेक्ट रहते हैं। यही है जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट में करंट के फ्लो को बताती है। ये एक तरीके से वायर का काम करता है। अगर आपने कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओपन करके देखा होगा, उसकी सर्किटरी चेक की हो, तो उसमें इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमें नज़र आता है। उसमें वायर नहीं होते, उसमें एक पीसीबी होती है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये रेजिस्टेंस वहाँ कनेक्टेड होते हैं। तो हम इन रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे, लेकिन हमारे लिए रेजिस्टेंस ये सारे अप्लायंस है। हमारा बल्ब भी रेजिस्टेंस है, माइक्रोवेव ओवन भी रेजिस्टेंस है, वॉशिंग मशीन, आयरन, फैन, जो भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करोगे वो सभी रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये बात कंफर्म है कि रेजिस्टेंस का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इग्नोर नहीं कर सकते तो फिर इसका कुछ फ़ायदा उठाया जाएगा, और यही फ़ायदा उठाने के लिए हमने कॉम्बिनेशन बनाया। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो समझें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। आपने देख लिया कि अगर फ़ैन भी हमारा रेजिस्टेंस है तो ठीक है ना, उसे डायरेक्ट जोड़ते हैं और पंखा चला लेते हैं, लेकिन नहीं, कॉम्बिनेशन हमें आखिर क्यों सीखना पड़ा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज़ यूज्ड इन सर्किट सो एज टू गेट द डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ करेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। कॉम्बिनेशन हमें इसलिए ज़रूरी पड़ा कि क्या होता है कि जो हमारी करंट का सोर्स होता है, जहाँ से पावर जनरेट हो रही है, वहाँ से हम करंट की अलग अलग वैल्यू नहीं बना सकते। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में एक कूलर भी है और एक छोटा सा बल्ब भी है। दोनों ही लाइट पर चलते हैं, दोनों को ही करंट चाहिए, लेकिन क्या जितना करंट कूलर को चाहिए उस पर बल्ब को हम यूज़ कर सकते हैं? कभी नहीं। बल्ब हमारा डैमेज हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। और क्या जिस करंट पर बल्ब यूज़ होता है उस पर हम कूलर को चला सकते हैं? वो भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कूलर के लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। तो आखिर हम एक ही सर्किट से, एक ही घर की सप्लाई, जो आपके घर में खंबे से लाइट आ रही है पोल से, उससे हम दोनों चीज़ें कैसे यूज़ कर पा रहे हैं? ये दोनों चीज़ें हम यूज़ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने दोनों की सप्लाई की करंट को कंट्रोल कर लिया, और करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने यूज़ किया रेजिस्टेंस का। यानी कि ये कॉम्बिनेशन हमारे बहुत काम का है। अब इसको हम एक बहुत बड़े लेवल पर समझें कि आखिर कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है। जो हमने रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उनको अगर आपको याद होगा तो समझते जाइएगा इसमें। तो सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं हमारा जनरेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो कहलाता है पावर स्टेशन। ठीक है, ये हाइड्रो पावर प्लांट भी हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट भी हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ से हमने बहुत हाई पोटेंशियल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की। ओके, अब ये जो पावर स्टेशन होते हैं ये आपके सिटी, आपके घर से बहुत दूर होते हैं,
लेकिन वहाँ से करंट आपके घर तक आना है। आप देख सकते हैं ये पावर स्टेशन से चलते हुए आपके घर कॉलोनी तक ये करंट पहुँचाया जाएगा। तो अब इसको कैसे लाया जाएगा? ऑब्वियसली वायर के थ्रू। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है, वायर जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा। ओके, सो लॉस ज़्यादा होगा। अब अगर लॉस होगा तो फिर हमारा करंट लॉस होगा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, हीट बहुत प्रोड्यूस होगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो पावर जनरेशन सेंटर से जो वायर होते हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं, बहुत ही थिक वायर होते हैं, बहुत ही हैवी वायर होते हैं। अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो कहीं आसपास किसी जहाँ हैवी इलेक्ट्रिकल लाइन निकली हो वहाँ देखिएगा, वहाँ जो वायर होता है बहुत ही मोटा होता है। तो हमारा रूल, थिक वायर में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो थिक वायर से हमने यहाँ रेजिस्टेंस कम करके करंट को सेंड करना शुरू कर दिया। ये होता है पावर ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर। ये हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हमें ट्रांसफार्मर नहीं समझना, अभी सिर्फ हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर का काम है किसी भी करंट वैल्यू को जंप करा के सेंड करना, यानी उसकी पावर को ये बढ़ा देता है। तो करंट हमारा इन थिक वायर से होते हुए, इन टावर से होते हुए, ये टावर कहीं आपने अगर देखे हो, पावर ग्रिड जहाँ होता है, पावर जनरेशन सेंटर होता है, ये स्टार टाइप के बहुत ऊंचे टावर दिखाई देते हैं। इन्हें मैश टावर या स्टार टावर कहा जाता है। तो करंट इस टावर से होते हुए, इन मोटे वायर से होते हुए कहाँ आएगा? आपके सिटी के सेंटर पर। यहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर होगा जो इसकी पावर को कम कर देगा। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। याद रखिए, जो पावर बढ़ाता है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो घटाता है इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये दोनों चीज़ें हम मैग्नेटिक के केस में समझेंगे, इसलिए अभी हमें इसको डीप में नहीं समझना। अब यहाँ से हमारे करंट की वैल्यू कम हो रही है। अब क्योंकि जो जितना पावरफुल करंट इन टावर से आ रहा था, ये करंट आपके घर में नहीं दिया जा सकता, आपके सारे अप्लायंस जल जाएंगे, आपके घर की वायरिंग जल जाएगी। तो यहाँ इस ट्रांसफार्मर पर ये करंट आया, इस ट्रांसफार्मर से ये थोड़ा कम पावर का हुआ और अब ये आपके लोकल पोल लाइन से ट्रांसफ़र हो रहा है। ये जो खंबे आपने अपनी कॉलोनी और सिटीज़ में देखे होंगे, ये इनसे ट्रांसफ़र होके आएगा। इसके वायर इसके कंपेयर में बहुत पतले हो चुके होते हैं। तो वायर पतला, करंट की वैल्यू को हमने कम कर लिया और ये होते हुए आपकी एक लोकल एरिया में आएगा जहाँ फिर से एक ट्रांसफार्मर होगा। तो आपने ध्यान दिया होगा, एरिया वाइज, कॉलोनी वाइज ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और उस ट्रांसफार्मर से फिर एक नई लाइन जाएगी जिससे पतले वायर और हो जाएंगे और वो अंदर कॉलोनी के जो वो पोल्स होते हैं उनमें करंट देगा। यानी कॉलोनी के अंदर खंबे अलग रहते हैं, जो मेन लाइन होती है उसके खंबे बहुत ऊंचे होते हैं। आप देख सकते हैं आपकी सिटी में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब इन जो खंभों से है, जो कॉलोनीज़ के खंबे हैं, वहाँ के जो पोल हैं, उनसे वायर और पतला हो जाता है और यही पोल वायर आपके घर तक आता है, अलग अलग बिल्डिंग तक आता है। आप समझिए, इस पोल से आपके घर की जो कनेक्शन लाइन होती है उसका वायर और पतला हो जाता है। यानी धीरे धीरे हमने वायर को पतला करके करंट के फ्लो को कंट्रोल किया। तो आखिर रेजिस्टेंस का ही यूज़ किया, ठीक है ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो रेजिस्टेंस से हमने क्या किया, अपने घर तक करंट को कंट्रोल किया और घर के बाद भी हम करंट को अलग अलग अप्लायंस में अलग अलग रेजिस्टेंस लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेशन है हमारे इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे घर तक, हमारे घरों तक, ये कॉलोनीज़ तक ये लाइट आती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस को आखिर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ये अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर न्यूमेरिकल भी होगा, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके से हम रेजिस्टेंस से काम बना सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कैन बी ज्वाइंट टू ईच अदर बाय टू वेज। हम रेजिस्टेंस को जोड़ के दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ये हम जानते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या रेजिस्टेंस घटेगा, तो उसका भी हमने रास्ता खोजा है। यही हमें यहाँ देखना है। ये जो दो टाइप के कॉम्बिनेशन हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, तो आइए इसको समझते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम पहले ही सीरीज़ की बात करेंगे। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस के जो टर्म हैं, टर्मिनल हैं, वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं
कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसके 2 टर्मिनल होंगे और एक टर्मिनल का एंड दूसरे टर्मिनल के एंड फर्स्ट पॉइंट से जुड़ेगा। हम इसको ऐसे कहें, ये इसका फर्स्ट टर्मिनल है, ये इसका सेकंड टर्मिनल है। अगर ये टर्मिनल हैं हमारे सामने तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल। इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल हमने जोड़ दिया है बैटरी से, ये आप देख सकते हैं ये बैटरी से कनेक्टेड है। और ऐसे ही इस रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए वो बन जाएगा फर्स्ट टर्मिनल। ओके, तो ये सीरीज कनेक्शन हो रहा है, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, अगेन इसका ये जो सेकंड है उसके आगे वाले के लिए फर्स्ट बन जाएगा। और लास्ट अब हमने यहाँ 3 लिए हैं, ये इसका सेकंड टर्मिनल बैटरी से जुड़ जाएगा। यानी हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन ऐसा चलेगा, बैटरी का प्लस टर्मिनल एक रेजिस्टेंस से, दूसरा रेजिस्टेंस उससे कनेक्ट, तीसरा उससे कनेक्ट, और तीसरे का जो नेक्स्ट टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इस तरीके से हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यानी करंट यहाँ से फ्लो करते हुए इन तीनों रेजिस्टेंस से होते हुए वापस इधर तक जाएगा। याद रखिएगा करंट तभी फ्लो होता है जब पूरा सर्किट क्लोज हो जाए। जहाँ से चला है करंट वहीं वापस आएगा दूसरे रास्ते से। ओके, तो ये इसकी पहचान है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले वाले का सेकंड टर्मिनल दूसरे का फर्स्ट टर्मिनल बनता जाएगा। हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खासियत होती हैं जो हमारे बहुत काम की है, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे, सो इफ डिफरेंट रेजिस्टेंस इज आर ज्वाइंड with each other such that there is only one path of the flow of current, then the combination of such resistance is called series resistance। जो मैंने डेफिनेशन बताई वही यहाँ है। यहाँ एक चीज़ है कि पाथ एक ही रहेगा, तीनों रेजिस्टेंस को मिला के करंट के फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है, वो इसी से गुजरेगा और उसको कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। सेकेंड पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ये हमेशा माइंड में रखना है। सीरीज रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा मतलब उसको एक ही रास्ते से जाना है, करंट कहीं डिवाइड नहीं होगा, उसको ही जाना है एक रास्ते से होते हुए, तो हर जगह वही रहेगा। ठीक है, स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, लेकिन करंट की वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंस। ठीक, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है कि करंट अगर कांस्टेंट है तो फिर पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। इसको समझिएगा आप, पोटेंशियल और करंट के कॉम्बिनेशन को, कि जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा लॉस कराएगा, यानी वो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट, पोटेंशियल डिवाइड होगा। और इन तीनों को जोड़ के एक नया रेजिस्टेंस, असल में हम कर क्या रहे हैं, ऐसे रेजिस्टेंस को जोड़ के एक फाइनल रेजिस्टेंस बनाते हैं जो हमारी वर्किंग के लिए होता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यही हमारा काम है। ओके, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यानी कि अगर आपको किसी बल्ब को ऑन करना है, मानिए बल्ब आप यूज़ करना चाहते हैं और बल्ब को ज़रूरी है 1 एम्पियर के करंट की, लेकिन आपके बोर्ड से, आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या घर की जो सप्लाई है उससे आपको करंट तो मिल रहा है 10 एम्पियर का। ओके ना, अब आप खुद बताइए, अगर 10 एम्पियर का करंट वहाँ से आ रहा है तो हमें उसको घटा के 1 एम्पियर करना होगा। 1 एम्पियर करना होगा तो हमें उस बल्ब और करंट सोर्स के बीच में कोई इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाना होगा जो उसकी वैल्यू को 10 से घटा के 1 कर दे। यही पर्पज़ है हमारा रेजिस्टेंस का। अब हर चीज़ के लिए हमारे पास अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं हो सकते, तो हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस को जोड़ के नए रेजिस्टेंस की वैल्यू बना लेते हैं। सपोज़ आपको ज़रूरत है 5 ओम के रेजिस्टेंस की, लेकिन आपके पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, या 2 ओम के रेजिस्टेंस है और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो चाहिए 5, तो हमने क्या किया, 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम जो तीनों रेजिस्टेंस हैं उनको सीरीज़ में जोड़ दिया। 2 + 1 + 2 कितना हो गया, 5। हमारा काम हो जाएगा। ये है मेन पर्पस कॉम्बिनेशन का। आगे हम इसको समझते जाएंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, फाइनल रेजिस्टेंस बनेगा, वो क्या होगा, सबका सम होगा। डायरेक्ट सम कर देंगे, अलजेब्रिक सम। और
ये फिर थर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म करंट और पोटेंशियल के बाद, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज ऑलवेज हायर देन दी आइदर ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग इन द सर्किट। ये बहुत काम का है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें ये कहा जा रहा है कि जो भी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो दिए हुए सारे रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उसके बराबर या उससे बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, इसको समझिएगा इस पॉइंट को। सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको 4 रेजिस्टेंस दिए जाते हैं। ओके, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 5 ओम का, एक 1 ओम का, 2, 3, 5 और 1। ओके, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो आप जानते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा तो सबका सम। ठीक है, तो 2 ओम, 3 ओम, ठीक है, तो और 5 ओम 10 और 1 लास्ट 1, सो 11 ओम। हमारे पास 11 ओम का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब आप खुद देख सकते हो इसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा था? 5 ओम का। रिजल्टेंट क्या हुआ? 5 ओम से भी बड़ा। तो ये पॉइंट यही इस कंडीशन को क्लियर कर रहा है। हम जब इसकी प्रैक्टिस सीख करेंगे तो हम इसको फिर से यूज़ करेंगे, तब ये आपके ज़्यादा समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम इसके रिलेशन को ड्राइव करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आखिर इस कॉम्बिनेशन में जो हमने बातें कही उसको मैथमेटिकली कैसे रिलेट करेंगे। ओके, तो ये आया हमारा रिलेशन के लिए। इसके साथ एक डिसएडवांटेज और समझ लें हम कि जब कोई सर्किट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता है तो इसका एक ही घाटा है, बीच में अगर कोई एक भी रेजिस्टेंस ख़राब होता है तो हमारा करंट का फ्लो का रास्ता क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और आगे करंट पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है ना। सो इफ वन कंपोनेंट इज फ्यूज्ड देन द अदर कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट विल नॉट फंक्शन। यानी कि आप फैन चला रहे हैं, बीच में वायर टूट जाता है तो आपका फैन चलना बंद हो जाएगा। ओके, अब आते हैं इसके मैथमेटिकल रिलेशन पर। इसके लिए हम एक थंब रूल यूज़ करेंगे जो आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगा। और इस थंब रूल का काम क्या है? जो पॉइंट्स हैं कॉम्बिनेशन के उसको ध्यान रखना है। जो डिवाइड होगा उसको हम लेकर चलेंगे रिलेशन के लिए, और जो कॉमन है, जो कांस्टेंट है, उसको हटाते हुए चलेंगे। ओके, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस ले लिए। हमें पता है कि पोटेंशियल अलग अलग होगा। मान लीजिए सप्लाई से हमने पोटेंशियल V दिया है तो पोटेंशियल 3 अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल हो गया V1, V2 एंड V3। ओके, ये हमारा यहाँ पोटेंशियल बनेगा। इसके बाद अब अगर ये पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो रिलेशन कैसा? तो हमारा थंब रूल, जो डिवाइड होगा उसको लेकर चलना है। क्या डिवाइड हो रहा है यहाँ? पोटेंशियल। तो हमने क्या लिखा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, 3 हिस्सों में बट रहा है, 4 होते 4 लिखते, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो क्या कॉमन होगा यहाँ पर? यहाँ पर करंट कॉमन होता है। सो V1 इज इक्वल टू I R1, V2 इज इक्वल टू I R2, V3 इज इक्वल टू I R3। करंट कॉमन है इसलिए हमने I1, I2, I3 नहीं लिखेंगे। तो हमारा रूल जो डिवाइड है उसको लिया। अब लास्ट टर्म जो कॉमन है उसको हटा दो। क्या कॉमन है? करंट कॉमन है, हमने करंट कॉमन लिया। अब हमें पता है ये टोटल पोटेंशियल भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ जनरेट हो रहा है तो इसमें, लेकिन करंट क्या है? कॉमन होगा, तो इसको भी हमने लिखा V इज इक्वल टू IR। ये I से ये I हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो हमने इसका रिजल्ट पढ़ा था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को सम करते जाते हैं, मैथमेटिकली हम यहाँ उसको देख पा रहे हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हमारा कॉम्बिनेशन हुआ। इसको याद रखने के लिए आप एक पिक्चर याद रख सकते हैं कि एक नहर है हमारे सामने, एक कैनाल है। अब आप जानते हैं सीधी कैनाल है, पानी हमारा करंट हो जाएगा। ये पानी रास्ते में कहीं भी डिवाइड नहीं होगा, ये बहता हुआ जाएगा, चाहे फास्ट जाए चाहे स्लो जाए, लेकिन इसको बहते हुए सीधा जाना है। तो यही हमारे सीरीज़ कॉम्बिनेशन को ध्यान रखाएगा कि करंट यानी कि पानी सीधा फ्लो करेगा, कांस्टेंट करंट कांस्टेंट, तो डिवाइड कौन? पोटेंशियल। एक को याद रखिए, दूसरे को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये मैथमेटिकल रिलेशन होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। जो भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा, इसमें वो हम क्लियर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आ जाते हैं। सीरीज़ के जस्ट अपोजिट पैरेलल। अब पैरेलल की खासियत क्या होगी, तो जैसा कि हमने सीरीज़ में देखा था, एक का पहला टर्मिनल, दूसरे का सेकंड टर्मिनल, ये सब हम जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत क्या है, रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल, फर्स्ट और सेकंड, दूसरा रेजिस्टेंस उसका भी फर्स्ट और सेकंड, तीसरा रेजिस्टेंस उसका भी फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल। सबसे बड़ी खासियत इसकी, तीनों के फर्स्ट टर्मिनल एक ही पॉइंट पर मर्ज करती है, ऐसे ही तीनों के सेकंड टर्मिनल एक ही पॉइंट पर जुड़ेंगे। ये बन गया पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल की खासियत, एक कॉमन पॉइंट होगा, सारे फर्स्ट टर्मिनल एक तरफ, सारे सेकंड टर्मिनल दूसरी तरफ, उनके बीच एक कॉमन टर्म होगा, कोई किसी का फर्स्ट किसी का सेकंड नहीं बनने वाला। ये इसकी पहचान है। ये हमारी पोटेंशियल की सप्लाई है। करंट यहाँ से फ्लो करते हुए ऐसा जाएगा। अब देखिए करंट यहाँ जब आएगा तो उसको तीन रास्ते नज़र आ रहे हैं। सोचिए आप ग्रुप में जा रहे हैं और आपको तीन रास्ते नज़र आते हैं, तो आपने ग्रुप को तीन हिस्सों में बांट लिया, कुछ इधर से जाएंगे, कुछ इधर से, कुछ यहाँ से, तो आप हो जाते हैं करंट। तो ये डिवाइड होगा और यही इसका थंब रूल है। यहीं से हमें पता चलेगा कि इसमें क्या याद रखना है। तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम ध्यान दें। तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो रहेगी, इफ़ देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा, हर रेजिस्टेंस से अलग अलग जाएगा, यानी वो डिवाइड होगा। अब फिर अपोजिट, करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो कांस्टेंट किसको होना चाहिए, वो हो जाएगा पोटेंशियल। तो सीरीज़ में पोटेंशियल डिवाइड तो करंट कांस्टेंट, पैरेलल में करंट डिवाइड तो पोटेंशियल कांस्टेंट। आप किसी एक को याद रखिएगा, एक किसी को डिवाइड और कांस्टेंट, दूसरा अपने आप ही आ जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज कांस्टेंट। एंड लास्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज ऑलवेज लेस देन आइदर ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्लूडेड इन द सर्किट। जैसा कि सीरीज़ में फाइनल रेजिस्टेंस सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा आएगा, तो यहाँ उल्टा है, फाइनल रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा या उसके बराबर आ सकता है, कभी उससे बड़ा नहीं होगा। ये हमारे आंसर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये पॉइंट। तो ये इसका कॉम्बिनेशन हुआ। अब इसके मैथमेटिकल रिलेशन पर आते हैं। ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिर से मैथमेटिकल रिलेशन, थंब रूल हमारा वही, जो डिवाइड हो उसे लेकर चलो, जो कॉमन है उसे हटा देंगे। ये हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ नज़र आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कॉमन पॉइंट, ठीक, तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3। करंट अगर टोटल I था तो वो तीन हिस्सों में टूट गया, I1, I2 एंड I3। सो जो डिवाइड है उसको लेकर चलना है। कौन डिवाइड है यहाँ, करंट। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ठीक है। ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा पर्पज़ होता है कॉमन वैल्यू को खींच के वहाँ लाना। कॉमन यहाँ क्या, पोटेंशियल। तो कैसे भी करंट के साथ पोटेंशियल को रिलेट करना है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो सकता है। जहाँ जहाँ I है वहाँ हमने V अपॉन R रखा, ये V अपॉन R। यहाँ क्या होगा, V बाय R1, V बाय R2 और V बाय R3, ठीक है। तो यहाँ कॉमन क्या, पोटेंशियल, इसलिए मैंने पहले ही इसको कॉमन ले लिया। R1, R2, R3 ये रहे, कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या बचा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। याद रखने के लिए कि कहीं ये आप भूल ना जाएं, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स बस आपको याद रहते हैं तो ना आपका न्यूमेरिकल गलत होगा, ना इसका रिलेशन गलत होगा। तो हम अपनी वही पिक्चर याद रखेंगे। सीरीज़ में एक कैनाल थी जो सीधी थी, यहाँ हमारे पास फिर से एक कैनाल है, लेकिन मेन कैनाल यहाँ थी और यहाँ आके ये दो हिस्सों में टूट जाती है। जैसे ये दो हिस्सों में टूटती है, ये पानी जो हमारा करंट था, हमने पानी को करंट लिया था, ये पानी यहाँ से टूट गया दो हिस्सों में, ये यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, यानी कि करंट हमारा डिवाइड होगा। तो आप अगर इस पिक्चर को माइंड में रखते हैं तो आप कभी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। ओके, सो ये हुआ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों कॉम्बिनेशन।
न्यूमेरिकल इस पर डेफिनेटली आते हैं और ये बहुत ही काम का है, ये हायर क्लासेस में भी आपको बहुत काम आएगा। एक एग्जाम्पल ज़रूर हम इसको करेंगे जिससे आपको सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर हो सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्किट लिया हमने, आप सर्किट में देख सकते हैं हमारे पास पूरा सर्किट है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके, ऊपर ये भी 9 ओम का, ये भी 9 ओम का। अब इसको समझेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि यहाँ से करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ओके। अगर यहाँ से हम खुद एज्यूम करते हैं कि ये करंट इधर से फ्लो होके जाएगा, तो करंट यहाँ एंटर हुआ, यानी हमारा पानी यहाँ से बहना स्टार्ट होता है। रास्ते में पानी को एक ही सर्किट दिख रहा है, तो ये सीधा जाएगा, सीधा जाएगा मतलब करंट यहाँ क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो R1 में से करंट जो है कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ आते हुए हमारी कैनाल क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है 2 हिस्सों में, यानी कि करंट यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। तो यहाँ से जाएगा करंट और यहाँ से जाएगा। तो ये पहचान है हमारी कि जब करंट डिवाइड हो रहा है तो उसमें जो आने वाले रेजिस्टेंस हैं वो क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। ये देखिए हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये सर्किट कॉमन और ये कॉमन टर्म बन रहा है, इसको हम पहचान सकते हैं। ये आपको सर्किट पहचानने आने चाहिए। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है और फाइनली करंट यहाँ होते हुए सर्किट पर पहुँच जाएगा। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो R1 इज इन सीरीज विथ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे R2 एंड R3। सो R2 R3 हमारे पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 1/R। यहाँ P जो नोटेशन में है वो पैरेलल को बता रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/9 प्लस 1/9, रिजल्टेंट 2/9। लेकिन रिजल्टेंट तो हमें इसका लेना होता है, रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया 9/2। अब इनको कंबाइंड फॉर्म में हम 9/2 ओम का एक रेजिस्टेंस कहेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ ऐसे लिखा और ये हमारा पहला रेजिस्टेंस ऑलरेडी था। अब ये दोनों सीरीज़ में हैं, इनको सीरीज़ में ही जोड़ना है। सीरीज़ का हमारा रूल क्या है, सीधा सीधा जोड़ देना है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक, ये हमारा टर्म बना। सीधा सीधा हम इसको सम कर देंगे, ये रिजल्टेंट है, ये है फाइनल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। तो अगर हम इस सर्किट का यूज़ करते हैं तो 13.5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ जनरेट होगा और आप इसको इस तरीके से इक्विवेलेंट बना सकते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका हीटिंग इफेक्ट देखेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, जो भी क्वेरी हो वो मुझसे पूछिए। जहाँ भी कोई परेशानी होगी मैं सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व आउट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।